हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ के पार्ट 2 बुक जो है, जो कि 7 नंबर एक्सरसाइज से शुरू होता है, इंटीग्रल्स। हम लोग आज से वो देखेंगे। ये इंटीग्रल्स जिसे कि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पे चर्चा करते हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या याद करते थे? डिफरेंशिएशन में हम लोग डेरिवेटिव को निकालते थे। तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या निकालेंगे? ये उसका डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? इसमें एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है? इंटीग्रेशन का क्या डिफिनेशन होता है वो हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को हम लोग प्रिमिटिव के नाम से भी जानते हैं। The process of finding antiderivative or primitive is called integration। और एक हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है उसे हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या होता था? कोई फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर होता था तो डिफरेंशिएट होकर क्या हो जाता था? 2x हो जाता था। अगर कोई डिफरेंशिएशन में क्या होता था? अगर हम लिखते थे d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाता था? ये 2x, क्योंकि आपको पता है d/dx ऑफ x पर पावर n इज इक्वल टू nx पर पावर n-1। लेकिन इंटीग्रेशन में जो होता है, इसमें अगर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो इसमें एक्स की पावर बढ़ेगी। इंटीग्रेशन की जब शुरुआत हुई तो ये एक जोड़ के रूप में इसका यूज करते थे हम लोग। तो इसे हम लोग एक तरह से समेशन भी कह सकते हैं, लेकिन समेशन के जैसा नहीं है, बिल्कुल समेशन नहीं है। तो समेशन का हम लोग क्या लिखते थे? समेशन को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीग्रेशन को ये S जो है, इसको थोड़ा सा आगे ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग को सीधा कर दिया। इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये सिंबल है। तो ये भी एक तरह से सम देता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस सम देता है, और समेशन हम लोगों को डिस्क्रीट सम देता है। समेशन इज ए डिस्क्रीट सम एंड इंटीग्रेशन इज ए कंटिन्यूअस सम। हम लोग इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन के टाइप्स जो हैं, हम लोग अभी इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो हम लोग इंटीग्रेशन का सही यूज जाके समझ पाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स में। तो अभी जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को धीरे धीरे समझते हैं, और अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को सही कर लेते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं या फिर आप बीएससी मैथ से करते हैं, तो वहाँ पे आपको इंटीग्रेशंस के बहुत सारे ब्रांच पढ़ने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सर्कुलर इंटीग्रेशन होता है, डबल इंटीग्रेशन होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल्स हम किसे कहते हैं? जिसमें कि एक लिमिट दिया हुआ रहेगा। जैसे आपको इंटीग्रेट करना है a से b, a to b, और ये इसे कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसे कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स।
और जिसमें लिमिट नहीं दिया हुआ रहेगा कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, ये हुआ आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट इसे कहेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो चलिए ये कैसे दिखते हैं, किस टाइप के होते हैं, इसे इसका फॉर्म कैसा है। जैसे डिफरेंशिएशन करते थे तो dy बाई डी एक्स लिखते थे, इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इस टाइप से लिखते हैं हम लोग, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अब ये क्या क्या है, अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये जो आप देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन का साइन है। उसके बाद अगर हम इस पूरे पार्ट को कहेंगे तो क्या कहेंगे, एफ एक्स डी एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहने का क्या मतलब है, ये एक्स है ना, इसका वेरिएबल एक्स है। अगर हम ये पूरा फंक्शन टी के फॉर्म में डिफाइन कर देंगे, जैसे हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ टी प्लस सी। तो वेरिएबल इंटीग्रेशन यहां पे क्या हो गया, यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टी है। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ क्या है, यहाँ पे टी है। और इस फंक्शन में हम लोग जो ऊपर फंक्शन देख रहे हैं इसमें वेरिएबल इंटीग्रेशन क्या है, एक्स है। चलिए पूरे को समझते हैं कि पूरा क्या क्या लिखा हुआ है, किस भाग को क्या कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स तो समझ में आ ही गया कि, और ये सिर्फ एफ एक्स को क्या कहेंगे, हम लोग इसे इंटेग्रांड कहते हैं। इंटेग्रांड कहते हैं। और ये एफ एक्स जो हम लोगों को इंटीग्रेट करने के बाद मिलेगा, इसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं या प्रिमिटिव कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव। जो डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था, डेरिवेटिव मिलता था। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव मिलेगा। इसे हम लोग प्रिमिटिव के नाम से भी जानते हैं, प्रिमिटिव के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग इंटीग्रल भी कहते हैं। जो इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा उसे क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव कहेंगे या प्रिमिटिव कहेंगे या इंटीग्रल कहेंगे। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है ये सी, इंटीग्रेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये एक्स के बारे में तो पता चल ही गया, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इसे कहते हैं, वेरिएबल ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसे। चलिए आगे देखते हैं।
अगर इतना में कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैं अभी तक आप लोग जो समझे होंगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस यानी उल्टा है। तो जैसे हम cos x को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था हमें, माइनस साइन x। तो हम लोग जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है cos x। अगर हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 है तो क्या मिलेगा हमें, cos x। अगर हमने d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, cos x। एवं प्रकार से हम इसमें कोई भी कांस्टेंट को ऐड कर देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्म में cos x cos x cos x मिलता है। तो इतने सारे cos x के इंटीग्रेशन, ये तो मैंने 3 दिखाया, बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो इस हिसाब से अगर हम cos x को इंटीग्रेट करें तो हमें sin x मिलना चाहिए। देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos x implies d of sin x is equal to cos x इंटू डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो हमें इंटीग्रेशन किसका निकालना है, cos x dx। इसको इस तरफ कर लेंगे, क्या हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिवर्स प्रोसेस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमें मिलेगा, sin x। अब हम लोग c पे चर्चा करते हैं। हम लोग c पर चर्चा करते हैं कि ये c क्या क्यों ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो c हम लोग क्यों ऐड करते हैं, तो उस चीज पे चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए, तो अभी तक आपने ये देखा कि sin x को भी डिफरेंशिएट किए तो cos x मिला, sin x प्लस 2 को भी किए तो cos x मिला, sin x माइनस 2 को भी किए तो cos x मिला। इतने सारे cos x के इंटीग्रेशन सिर्फ sin x कैसे हो सकते हैं, इतने सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सिर्फ sin x कैसे होंगे। तो हम लोग अगर इंटीग्रेशन करते हैं cos x dx को तो हमें sin x प्लस c देते हैं। ये c देने से हमें वो प्लस 2 माइनस 2 ये हमें मिल जाता है कि यहाँ पे अगर पहले वाले में देखते हैं cos x का इंटीग्रेशन तो sin x मिल गया, लेकिन हम दूसरे वाले को अगर देखें, दूसरे वाले सेकंड वाले इसको हम देखते हैं, इस वाले को हम देखते हैं, इस वाले को अगर हम उठाते हैं तो अगर हम देखते हैं cos x dx इज इक्वल टू sin x,
इस हिसाब से तो केवल साइन एक्स आया, लेकिन हमें मिलना क्या चाहिए, साइन एक्स प्लस टू। ये प्लस टू, ये प्लस टू को कौन पूरा करेगा, ये प्लस टू को हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पूरा करेगा। तीसरे वाले, इस तरह से अगर हम देखते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं, जिसका कि अगर फंक्शन हम sin x प्लस टू, sin x माइनस टू, sin x प्लस 100, sin x माइनस 100 कुछ भी लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हमें cos x ही मिलता है। आगे हम लोग फैमिली ऑफ कर्व को और समझेंगे अच्छी तरीका से। और दूसरी बात, ये इंटीग्रेशन ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपसे इससे ट्रिगो भी अच्छा हो जाएगा, मेंटल इंप्रूवमेंट भी मिलेगा इससे। अगर 12th में आप इंटीग्रेशन को सही कर लेते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस को, तो समझ लीजिए कि आप इंटर के अच्छे स्टूडेंट हैं। IIT JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चन में भी आपको इंटीग्रल कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इवन आपको 12th एग्जाम में भी इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल कैलकुलस से प्रॉपरली, कैलकुलस से 40 अप्रॉक्स मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और इंटीग्रेशन की ये खास बात है कि अगर आप रोज का चीज रोज नहीं करते हैं तो आप कितना भी बड़ा तुर्राम खान क्यों नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये आदत डालनी होगी कि मुझे पर डे 10 से 20 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के करने हैं, और जो आते हैं उसी को करने हैं। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को। जैसे हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2x। मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स क्या हमारा होगा, 2x। अगर हम लेते हैं अगर हम लोग लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x। अगर इस 2x को हम इंटीग्रेट करेंगे 2x dx को, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें, आप अभी एक फार्मूला होता है x टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ x का पावर कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। फार्मूला क्या मैंने बताया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये हम लोग फार्मूला भी आगे देखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है और उसे डिफ्रेंशिएट किया 2x, और उसे अगर 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें डिफ्रेंशिएशन मिलता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कर्व हुज डेरिवेटिव आर सेम। ये आप देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर है, इसका भी डेरिवेटिव 2x। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है कोई फंक्शन, उसका भी डेरिवेटिव क्या है, 2x। कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, उसका भी डेरिवेटिव क्या है, सेम। तो आप अगर ग्राफ में इसको देखेंगे तो अगर हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये वाला ग्राफ, ये देखिए, सॉरी, अगर आप ये वाला देखिए, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, आपको ये दिख रहा होगा। एक्स ग्राफ तो आप लोगों को एक्स स्क्वायर का आता ही होगा, नहीं आता तो हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे। अभी देख लीजिए, ये पैराबोला टाइप का दिखता है,
ठीक ना। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 1 ऊपर, एक ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, नीचे कर जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये सभी पैराबोलास का डिफरेंशिएशन 2x है। इसका भी 2x, इस ग्राफ का भी देखेंगे तो क्या 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 2x। एवं प्रकार से आप जितने भी ग्राफ देख रहे हैं सभी के डिफरेंशियल 2x हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जिसका डेरिवेटिव एक ही है वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन के यूज तो आपको समझ में आएंगे जब आप डेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या यूज है। इंटीग्रेशन का यूज हम लोग प्रॉब्लम, जैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएट किया हुआ है, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वो उल्टा उसका, अगर sin x है कोई फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x मिलता है, जब और cos x को करेंगे तो sin x मिलेगा। निगेटिव पॉजिटिव को मैं छोड़ के बात कर रहा हूं, फिलहाल साइन को छोड़कर बात कर रहा हूं, तो ये उल्टा पुल्टा है। तो यूज देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन whenever its derivative is given। अगर आपके पास डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसका आप फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। ये आप इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए, ये चीज आप इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए एप्लीकेबल है, ये वाला। दूसरा जो हम देख रहे हैं, ऐसे फिजिक्स में ज्यादातर तो डेफिनिट इंटीग्रल्स का ही यूज होता है, लेकिन कहीं आपको कहीं देखने को मिल सकता है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए भी। तो डेफिनिट इंटीग्रल इज यूज्ड टू सॉल्विंग मेनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, लाइक इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है, फिनांस में करते हैं, इकोनॉमिक्स में तो भरा पड़ा है इंटीग्रेशन। अगर आप इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करते हैं, पता नहीं इंटर की तो हमें पता नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन में अगर करते हैं तो वहाँ आपको इंटीग्रेशन भरा पड़ा मिलेगा, डेफिनेट इंडेफिनेट। प्रोबेबिलिटी में जब आप ऑपरेशन रिसर्च पढ़ेंगे, अगर पीजी करते हैं तो ऑपरेशन रिसर्च प्रोबेबिलिटी के नाम से एक आता है, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। और हम लोग इस चीज़ को तो इंटर में ही पढ़ लेंगे, +2 में ही, जब हम लोग एरिया बाउंडेड पढ़ेंगे, जब जैसे कि कोई सर्कल का एरिया निकालना हो, जैसे कि आपको पैराबोला या हाइपरबोला इलिप्स का एरिया निकालना हो, तो वहाँ पे हम लोग निकालेंगे। जैसे कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे कि आपको सर्कल दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग एक निकालेंगे, एक स्ट्रिप लेते हैं पतली जैसे कि स्ट्रिप काटते हैं, जिसे आपको ये तो पता है dx का मतलब तो आप लोग समझते होंगे। dx का मतलब क्या होता है, x का छोटा पार्ट x का बहुत छोटा पार्ट। जब x को बहुत छोटे पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dx, तो हमने अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिवर्स हो जाता है। तो क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, तो हम लोगों को x मिलेगा। तो इसमें एक लिमिट दिया हुआ रहता है कि आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, तो वहाँ पे हम लोगों को उसमें मिलेगा, जैसे 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करना है। तो डेफिनिट इंटीग्रल्स हम लोगों को प्रॉपर नंबर देता है, प्रॉपर नंबर। जैसे इसी में हम देखते हैं, जैसे dx 2 to 4, अब इसे हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। तो ये इंटीग्रेट होने के बाद इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 2 to 4,
4, तो 4 माइनस 2, इसका रूल क्या है, एक बार अपर x के जगह अपर लिमिट को रखेंगे, माइनस x के जगह लोअर लिमिट को रखेंगे, तो ये एक फिक्स वैल्यू देता है। यहाँ पे हमें कांस्टेंट प्लस c करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्रॉपर नंबर देता है। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हमें कांस्टेंट देने की जरूरत है। अगर आप कांस्टेंट को नहीं ऐड करते हैं तो आपका नंबर भी कट जाएगा। लेकिन इंटरमीडिएट में तो आप नंबर तक ही समझेंगे, लेकिन अगर आगे आप पढ़ते हैं तो कांस्टेंट बहुत बड़ी चीज है। ये फंक्शंस के वैल्यू को मतलब कम कर देगा या ज्यादा कर देगा, वो आपको समझना पड़ेगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट का दायरा बहुत बड़ा है, वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। जब इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझेंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ इंटीग्रेशंस के, कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के कुछ प्रॉपर्टी हैं। डिफरेंट इंटीग्रल्स में भी कुछ प्रॉपर्टी आते हैं, तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये तो आप लोगों भली भांति समझ ही रहे हैं, चर्चा हो चुकी 4 बार 5 बार कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन ये प्रॉपरली अगर कहा जाए तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में ये पूरी तरह से फॉलो होता है। तो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे भी थे, साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, साइन एक्स। तो ये कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, इतना क्या कर रहे हैं, इतना हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, हम इतना हम क्या दिखा रहे हैं कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब कोई फंक्शन में आप 2 जोड़ेंगे और 2 घटा देंगे तो क्या होगा, आप ही बताइए। अगर कोई दिया हुआ कोई चीज़ है, अगर आपको कोई 2 रुपया देता है, आपको ऑलरेडी मान ले जाए आपके पास 5 रुपया है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। आपके पास 5 रुपया है, फिर आपको कोई 2 रुपया दे दिया, फिर 2 रुपया आपसे कोई ले लिया, तो आपके पास क्या मिलेगा, 5 रुपया ही मिल रहेगा। तो कोई फंक्शन, ये इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एफ एक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हमें मिलेगा, वो फंक्शन मिलेगा। तो एक दूसरे का रिवर्स हो गया। इसका प्रूफ भी है, लेकिन अभी प्रूफ को हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि पहले कुछ सवाल कर लेंगे। जब थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो फिर एक एक करके हम लोग इसका आखिरी क्लास में जब ये चैप्टर एंड होने लगेगा तो हम लोग इसका देख लेंगे। तो ये दूसरे ये और है, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। और ये एफ डैश एक्स आप लोग समझते होंगे। एफ डैश एक्स कहने का क्या मतलब है, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स के क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। तो ये मतलब क्या है, एफ एक्स का डेरिवेटिव है। जब उस डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेट करेंगे उसी एक्स के रिस्पेक्ट में, जिस एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया है उसी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो फंक्शन मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। अगर आपके पास 2 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है जिसका कि डेरिवेटिव सेम है तो वो एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा और वो दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट होगा। 2 क्या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं।
तो डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। जब भी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे इस चीज़ को, जब फैमिली ऑफ कर्व्स को देख रहे थे तो क्या देखे थे वहाँ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है कोई फंक्शन तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन 2x, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है तो इसका भी 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो इसका भी 2x। तो ये सारे डेरिवेटिव यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम डेरिवेटिव। जब सेम फंक्शन तो सब अलग अलग है, ये है ये है ये है, सबका ग्राफ भी अलग अलग है। अभी हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था हम लोगों ने, अभी ग्राफ भी देखा था हम लोगों ने, ग्राफ भी देखा था। तो ये क्या हुआ, मान लीजिए ये 0 0 है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया। ये सभी का डेरिवेटिव समान है। तो ये सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक और सभी इक्विवेलेंट है। चलिए, ये तो समझने की चीज थी। तीसरा जो अब हम लोगों को सवाल में यूज होगा उस चीज को हम लोग देखते हैं। जिस तरह के डिफ्रेंसिएशन में आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई डिफ्रेंसिएशन जैसे दिया हुआ रहता था d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो हम लोग क्या लिखते थे, इसको अलग अलग तोड़ के लिख देते थे। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 2। तो उसी तरह से अगर इंटीग्रेशन में हम लोगों के पास रहेगा, मान लीजिए अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन में ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये रहेगा इंटीग्रेशन के रहेगा x के रिस्पेक्ट में dx, तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस 2 dx, यहाँ dx नहीं छूटना चाहिए। तो हम लोग, और केवल प्लस नहीं है, प्लस माइनस, यहाँ माइनस भी दे सकते हैं तो यहाँ प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx dx इज इक्वल टू fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन में भी आप लोग जानते हैं उसी तरह इंटीग्रेशन में है, अगर कांस्टेंट से कोई मल्टीप्लाई है कोई फंक्शन तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते थे, बाहर कर देते थे। जैसे कि हम लोग क्या देखते थे, अभी मैंने देखा d/dx ऑफ 2x, क्या करते थे, 2 को बाहर निकालते थे, या 2x स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते थे, 2 को बाहर निकालते थे, उसके बाद d/dx ऑफ x स्क्वायर करते थे। उसी तरह इंटीग्रेशन में अगर कोई रियल नंबर के से मल्टीप्लिकेशन है फंक्शन fx, तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, उसके बाद फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx, क्या करेंगे, 2 को कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे इंटीग्रल से साइन से, उसके बाद x स्क्वायर dx। तो हम लोग ये प्रॉब्लम जब करेंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगा। और मैंने तो आपको पहले भी एक बार बोला कि अगर आप इंटीग्रेशन को जितना आता है उसी पे प्रैक्टिस करें धीरे धीरे, 10 सवाल 20 सवाल करके, हाँ, लेकिन पर डे 10 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। इससे अगर कम करेंगे, और मैं आपको धीरे धीरे एकदम बताऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। और ये 12th का जो भाग 2 है, पार्ट 2 है, और मैं 7.1 से भी फिलहाल शुरू कर रहा हूँ। पहले आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली 12th के एग्जाम में आपका ज़्यादातर क्वेश्चन, या ज़्यादातर नहीं मतलब क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी आ जाते हैं, इसीलिए, और एग्जाम्पल के क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल को भी देखेंगे, उसके बाद फिर एक एक्सरसाइज को बताएंगे, हम एक एक सवाल करके आपको बताएंगे। हाँ, उसके बाद हम कुछ अपना भी सवाल देंगे जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होगा, तो उसे हम लोग देखेंगे।
हाँ, और ये बता दें कि हम इंटीग्रेशंस की जो कॉपी बनाएंगे आप लोग उसे एकदम अच्छे से बनाना है। और रिवीजन से अगर आप कॉपी से अगर एनसीईआरटी का रिवीजन करते हैं बार बार, तो आप लोग अगर आर.डी. शर्मा बनाते हैं, के.सी. सिन्हा बनाते हैं, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनसीईआरटी में थोड़े प्रॉब्लम कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका लेवल कम होता है। आप के.सी. सिन्हा भी उल्टा के अगर देखेंगे, आप दूसरे राइटर के भी कोई बुक देखेंगे, तो सभी बुक में आपको एनसीईआरटी के सवाल वहाँ पे ऐड किए हुए जरूर रहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। मान लिया जाए कोई फंक्शन इस टाइप का है लिखा हुआ कि मतलब कि कोई फंक्शन को इंटीग्रेशन ऑफ k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस डॉट 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 kn fn x dx, तो सब पार्ट को हम अलग अलग तोड़ सकते हैं और सब पार्ट को अलग अलग तोड़ देंगे और क्या करेंगे, पार्ट को तोड़ के और हम उसके कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए जस्ट आपने पहले देखा ही है, तो सब पार्ट को अलग कर सकते हैं। जैसे पूरा कोई फंक्शन है, जैसे कि आप कहने के ये मतलब है, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपको दिया हुआ है कोई इंटीग्रेशन ऐसे दे दिया है, टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 4 प्लस 3, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा अलग अलग कर देंगे इसको। एडिशन से जो पहला प्रॉपर्टी हम लोग अभी पढ़े थे कि हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो होता है उसे हम बाहर करेंगे। ये अब आपका जो है थर्ड नंबर वाला प्रॉपर्टी था, क्या था, fx प्लस dx है, तो क्या करते हैं हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, fx dx प्लस माइनस gx dx। और चौथे नंबर प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई रहेगा तो हम उसको कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी को यूज किया है इस प्रॉपर्टी में कि पहले f1 फंक्शन f2 फंक्शन, जैसे वहाँ fx dx था, यहाँ पे f1x प्लस f2x प्लस f3x डॉट डॉट तो fnx तक है, और सभी फंक्शन के साथ k1 कांस्टेंट, k2 कांस्टेंट, k3 कांस्टेंट, k4 कांस्टेंट डॉट डॉट kn कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम ऊपर देखते हैं, नीचे जगह थोड़ा कम पड़ गया है, यहाँ पे देखते हैं। मान लिया जाए आपके पास ऐसा दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 4x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 3 नहीं 6 दे दीजिए प्लस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको पहले हम लोग अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब dx डॉट डॉट, इसी तरह चलेगा, ठीक। और फिर अगले लाइन में क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, 3x स्क्वायर dx प्लस 2 को कांस्टेंट से बाहर करेंगे, x क्यूब dx। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। आगे देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को, हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है कि कोई फंक्शन अगर कोई फंक्शन fx dx है, fx dx का इंटीग्रल gx dx है, कोई फंक्शन fx dx है जिसका इंटीग्रेशन करने के बाद यानी एंटी डेरिवेटिव gx है, अगर उसी फंक्शन में किसी चीज से मल्टीप्लिकेशन है और कोई चीज ऐड है, तो जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होगा उसे आपको डिवीजन में देना होगा, जैसे कि डिफरेंशिएशन है। ये बात शुरू से ही चल रहा है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है।
तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जैसे कि कोई चीज से गुना आता था वेरिएबल, जैसे 2x², तो 2, और फिर क्या करते थे nx में पावर n माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में होता था, लेकिन नहीं, तो वहां अगर मल्टीप्लिकेशन में होता था तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका डिवीजन में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग मान लिया जाए आपको दिया हुआ है कोई फंक्शन sin x dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े थे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, प्लस c देना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप c भूलते हैं तो हाफ मार्क्स काट लिए जाएंगे। cos x प्लस 2 का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं क्या हो जाएगा हमारा, cos x का क्या होता है sin x, और 2 का क्या हो जाएगा, अलग अलग पहले तो इसको सेपरेट करेंगे, हम लोग सेपरेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, तो 2 कांस्टेंट है बाहर करेंगे, dx क्या हो जाएगा cos x का sin x प्लस 2, और dx x से कट जाएगा तो x। चलिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं और आगे, ठीक। इस एग्जाम्पल पे और चर्चा करेंगे हम लोग। इससे पहले कि अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला देख लेते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला है, उसके बाद कुछ आपको अलजेब्रिक फार्मूले मिलेंगे। तो ये समझ लीजिए अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी फार्मूला पढ़ा है सब एकदम कंठस्थ नहीं होठस्थ हो जाना चाहिए। और होठस्थ कहने का ये तरीका नहीं है कि हम बैठ के दिन भर फार्मूला को रट रहे हैं। सवाल बनाएंगे, जब भी सवाल बनाएंगे जिस फार्मूले को यूज करेंगे बगल में उस फार्मूले को लिखेंगे। आप इस तरह यकीन मानिए, अगर आप इस तरह से 7 दिन 8 दिन 10 दिन करते हैं तो धीरे धीरे आपको सभी फार्मूले याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला। चलिए ठीक, पहले हम लोग देखते हैं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx है, तो इसका क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, नंबर 1। दूसरे को देखते हैं, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x dx अगर है तो क्या हो जाएगा log x। ध्यान रखना कि इसका बेस e है प्लस c, या नहीं तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे ln लिखेंगे, सीधा लिखेंगे ln x, ln लिखेंगे, इसको ln लिखेंगे, ln x प्लस c। तीसरा देखते हैं, e पर पावर x सबसे अच्छा है। e पावर x का डिफरेंशिएशन d पर पावर x, इंटीग्रेशन b करेंगे तो e पावर x का क्या होता है e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस c। अगला देखते हैं, आप लोगों को ये तो पता होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए 0 dx,
इसको गलती से भी जीरो नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और अब देख लीजिए, अगर 5 नंबर ये हो गया, आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म a पर पावर x देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ a पर पावर x dx इज इक्वल टू क्या होता है, a टू दी पावर x बटे log a प्लस c। 6 नंबर देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन बराबर आता है और उससे आपको करने में वक्त लगेगा। x² है तो उसको क्या लिख देंगे, x टू दी पावर -2, फिर -1 + 1 करेंगे, तो इसीलिए करके आप देख लेंगे तो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन 1/x + c हो जाएगा, 1/x + c। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर मान लिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये तो आप लोग कितनी बार चर्चा कर चुका हूं, dx का x + c। हाँ, एक चीज और, यहां पर x जो है, ये n जो है, n जो है नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, और log x को जो है और आप इसमें अगर देखते हैं तो इसमें आपका जो है a जो है हमेशा a > 0 होना चाहिए। चलिए अलजेब्रिक में इतना फार्मूला देख लिया, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं। sin x cos x tan x जो पढ़े थे उसको हम लोग देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं पहले। cos x का sin x, तो sin x का उल्टा एकदम, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या हो जाएगा, -cos x + c। 9 नंबर देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x + c। 10 नंबर देख लेते हैं। sin x cos x हो गया। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन tan x। लेकिन अभी हम लोग tan x, जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब उसमें हम लोग tan x का इंटीग्रेशन देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को tan x नहीं, अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे कि आसानी से देख सकते हैं उसे देखिए। तो sec² x का क्या हो जाएगा, sec² x dx का tan x + c। 11 नंबर देखते हैं। cot x का डिफरेंशिएशन -cosec² x होता है, तो cosec² x dx का क्या होगा, cosec² x dx बराबर क्या हो जाएगा, -cot x हो जाएगा, प्लस आगे देखते हैं 12 नंबर। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x × tan x, तो sec x × tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x × tan x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x + c। और एक 13 नंबर देख लीजिए। cosec x × cot x का इंटीग्रेशन, cot x का डिफरेंशिएशन होता है -cos x × cot x, क्या हो जाएगा
cosec x इंटू cot x का cosec x इंटू cot x dx का माइनस cosec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x प्लस c। अब हम लोग थोड़ा इनवर्स में आते हैं, इनवर्स टेक्निक फंक्शन में। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कितना नंबर चल रहा था? 13 था। 14 नंबर देखिए, 14th नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा। ये उल्टा है एकदम पूरा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर इस पार्ट को हम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा? माइनस लग जाता है केवल। तो 15th नंबर को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर है तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। आगे देखिए 16th नंबर देख लीजिए, tan x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए 17 नंबर देख लीजिए, तो माइनस लगा देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। 18 नंबर 1/x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स अगर है तो क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और निगेटिव साइन यहाँ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, 1/(x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स अगर तो क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हुआ हमारा फार्मूला का पार्ट। अब शुरू से देख लेते हैं, ठीक ना। x पावर n तो क्या होगा इसमें? x पावर n में एक ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी पावर n में 1 ऐड हो जाएगा। और 1/x का log x, e पावर x का e पावर x, 0 dx अगर है तो इसका कांस्टेंट होगा। इसीलिए अगर मान लिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन है उसमें 0 तो हम ऐड कर ही सकते हैं, तो इसीलिए एक तरह से अगर सेंस में देखा जाए तो कांस्टेंट ऐड हो जाता है। a टू द पावर x का a टू द पावर x बाय log a, जहाँ पे ध्यान रखना है कि a 0 से बड़ा हो। और ये स्टैंडर्ड नहीं है, बट आप इसे याद रखेंगे तो काम आसान होगा। ये तो ऐसे इजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देख लीजिए, बस डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल तो है, तब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सारा चीज़ आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम को अगले सेशन में देखेंगे, ठीक ना। अगले वीडियो में हम लोग इस पे पहले कुछ एग्जांपल हम अपने मन से बताएंगे आपको, उसके बाद फिर एनसीईआरटी की बुक से आपको बताएंगे।